तो आज हम 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, जहाँ पर मैटर आपके हल करने का होगा उसको हम अलग से हल करेंगे। आपके पास यहाँ जो डेफिनेशन है उनको यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा गहराई से समझिए। भौतिक राशियाँ, जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम हल कर चुके हैं कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। तो हम जानते हैं कि भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मापन किया जाता है। ऐसा गुण जिसका मापन किया जा सकता है उसे ही हम फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियाँ कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम भौतिक राशियों के मात्रक, उनकी विमाओं के अनुप्रयोग, उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ अध्ययन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो अब हमारे पास यहाँ पर भौतिक राशियों का हमें वर्गीकरण करना है, वो भी किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। वैसे भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती थी। एक हमारे पास थी मूल भौतिक राशि, सेकंड हमारे पास थी व्युत्पन्न भौतिक राशि। लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं भौतिक राशियों को डायरेक्शन के आधार पर देखेंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। तो अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कक्षा 11 में। और प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनका हमारे पास सिलेबस में टॉपिक नहीं है। ये हमारे पास बीएससी में इस टॉपिक के बारे में गहराई से बताया हुआ है, तो इसका अध्ययन वहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। डेफिनेशन अब आपके सामने है। तो फर्स्ट हमारे पास में है स्केलर क्वांटिटी, यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और मात्रक की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि की व्याख्या जो है वो उसके मात्रक के बिना तो नहीं हो सकती। जैसे हमने लिखा 5, तो 5 तो क्या है? किसी भी संख्या का एक मैग्नीट्यूड है और वो किसी भी संख्या का हो सकता है। यदि उसके साथ केजी, मीटर, सेकंड लगा हुआ है तो हम ये जान सकते हैं कि वो कौन सी भौतिक राशि के बारे में व्याख्या करता है। तो सीधा सा अर्थ हमारे पास ये हो जाता है कि स्केलर क्वांटिटी वे होंगी जिनको व्यक्त करने के लिए वैल्यू की तो आवश्यकता होगी, लेकिन डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसे व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी राशियों को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ध्यान रखना, यूनिट की तो किसी भी भौतिक राशि के लिए आवश्यकता होगी ही होगी। तो हमारे पास मेन टॉपिक हो जाता है उसका परिमाण और उसकी डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता है तब तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और यदि मैग्नीट्यूड के साथ साथ देखिए सेकंड परिभाषा वेक्टर क्वांटिटीज की, कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड व मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तो दोनों राशियों में एक डिफरेंस यही है कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द्रव्यमान। जब भी हम कोई द्रव्यमान की बात करते हैं, सपोज कीजिए हम 2 किलो चीनी लेने जाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि 2 केजी चीनी दे दीजिए, यानी उसका मान बताते हैं। हम कभी उसकी डायरेक्शन नहीं बताते कि इस दिशा में तोल के दीजिए या कोई दूसरी दिशा में तोल के दीजिए। समय के लिए भी कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से स्पीड, घनत्व यानी डेंसिटी, दूरी आदि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उस समय आपको पता भी चलता जाएगा कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। सेकंड में हमारे पास एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। तो ये हमारे पास इन राशियों की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन याद हो चुकी होगी अब तक तो आपको। स्केलर क्वांटिटी यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तथा वे राशियां जिनके लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक कैप रखा हुआ है और इस कैप के यदि मैं इस साइड में धक्का लगाता हूँ तो हमारे पास बल की डायरेक्शन इस साइड में है। तो बल की डायरेक्शन जब इस साइड में है तो ये वस्तु इस तरफ गति करेगी। यदि मैं लगाने वाले बल की डायरेक्शन को विपरीत कर देता हूँ तो वस्तु इस साइड में जाएगी।
यदि मैं बल की डायरेक्शन इधर लगाता हूँ तो इसकी डायरेक्शन देखो चेंज होती जा रही है, बल उतना ही लग रहा है यानी मान उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से इसकी पोजीशन भी बदल रही है। इसका मतलब बल को समझाने के लिए हमें दिशा की भी जरूरत पड़ेगी कि इसमें मान जो लग रहा है वो किस दिशा की ओर लग रहा है। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दीजिए कि सदिश राशियों को जब हम व्यक्त करेंगे तो इनको व्यक्त करने के लिए या इनको समझाने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्मों के अकॉर्डिंग ही ये सदिश राशियाँ काम करती हैं। तो ऐसी राशियां जो होंगी वो उन नियमों का पालन जरूर करेंगी। तो जो राशियां उन सदिशों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती हैं वो ही सदिश राशियां होंगी। तो ये ध्यान रखना कि कई राशियों को दर्शाने के लिए दिशा की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो इसका मतलब वो सदिश राशियाँ नहीं होंगी। एग्जाम्पल प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा को किसी परिपथ में व्यक्त करने के लिए धारा की डायरेक्शन होती है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी विद्युत धारा की एक डायरेक्शन होती है। लेकिन विद्युत धारा जो है वो सदिशों के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करती। इस कारण से विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि होती है, क्योंकि दिशा तो है इसमें लेकिन ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, यह हमारे 12th में आएगा विद्युत धारा का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास परिभाषा हम देख लेते हैं प्रदिश राशियों की, यानी टेंसर क्वांटिटीज की, कि वे भौतिक राशियां जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है परंतु परिमाण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं लेकिन वैल्यू चेंज होती रहती है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग। ऐसी राशियों को हम प्रदिश राशियां कहते हैं, जिसका उदाहरण हमारे पास में है जड़त्व आघूर्ण, प्रतिबल, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे के टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों की, जो सदिशों की हम बात कर रहे हैं तो उन सदिशों को दर्शाया किस प्रकार से जाता है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका आप देख लीजिए कि एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। सरल रेखा की जो लंबाई होती है वह उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। ध्यान रखना कि यदि इस लाइन की लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब उस सदिश की वैल्यू ज़्यादा है। यदि हमारे पास इस लाइन की लंबाई कम है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी कम होगी। यानी तीर की लंबाई उसके परिमाण को व्यक्त करती है। लंबाई के अनुसार हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या उसकी वैल्यू कम होगी, तथा तीर की दिशा जिस तरफ होगी उस सदिश की दिशा भी उसी तरफ होती है। तो हमारे पास तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है जबकि लंबाई उसके परिमाण को व्यक्त करती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है। तो आप प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, यहाँ से तीर का निशान लेफ्ट से राइट की ओर है, यानी हमारे पास सदिश की जो डायरेक्शन होगी वो पी से क्यू की ओर होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तीर जो आपकी बना हुआ है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पी से, और पहुँच कहाँ पर रहा है, क्यू पर। तो जिस तरफ वो पहुँचता है उसे उसका अंतिम बिंदु कहते हैं और जहाँ से स्टार्ट होता है उसको उसका प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु हैं, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु। जहाँ तीर लगा हुआ है यानी अंतिम पॉइंट होगा उसको उसका हेड कहते हैं, तथा स्टार्ट जहाँ से होता है उसे उसका टेल कहते हैं। तो हमारे पास तीर जो होगा वो टेल से स्टार्ट होगा और हेड पर समाप्त होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है सिंबल के रूप में, स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट और उसके सर पे एक तीर का निशान लगा दिया जाता है जिसे हम पी क्यू वेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना कि जब सिंबल के ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है यानी वेक्टर को दर्शाया जाता है तो वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही होता है। यदि मैं यहाँ पर ए के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ तो देखिए डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ इसको व्यक्त नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए जिस बिंदु पर तीर लगा हुआ है वो उस सदिश का अंतिम बिंदु होगा और जहाँ पर ये टेल लगा हुआ है वो उसका प्रारंभिक बिंदु। तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि वो सदिश पी से स्टार्ट हुआ था और क्यू पर समाप्त हुआ था। लेकिन नीचे वाले डायग्राम में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्यू से स्टार्ट हुआ है और पी पर ख़त्म हो रहा है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर इसका सदिश बनाएं तो क्यू से पी की ओर चल रहा है, इसके अनुसार क्यू से पी की ओर। लेकिन यहाँ पर तीर जो है वो राइट से लेफ्ट है। यहाँ संरचना में तो आप दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संकेतों के ऊपर यदि वेक्टर लगाना है तो वो आपको राइट से लेफ्ट की ओर नहीं बल्कि लेफ्ट से राइट की ओर ही लगाना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि
फैक्टर हमारा Q से स्टार्ट है और P पर समाप्त हो रहा है, और हम तीर का जो सिंबल है वो स्टार्टिंग से लास्ट की ओर ले जाते हैं, तो उसके हिसाब से तो सही है। लेकिन इसको व्यक्त इस प्रकार से नहीं किया जाता, उसको व्यक्त करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर। इसका मतलब आप पॉइंट को चेंज कीजिए। आप Q इस समय राइट हैंड साइड में आपके और P इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन आपको जब सिंबल में लिखना है तो इसको आप QP लिखिए, न कि PQ लिखिए, क्योंकि आपको तीर जो है वो संकेतों के ऊपर लेफ्ट से राइट ही भेजना है। इसलिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट में आएगा और आपके अंतिम बिंदु तीर के नीचे आएगा। तो आपके पॉइंट चेंज होंगे, न कि तीर की डायरेक्शन। संरचना में आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, लेकिन संकेतों के ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट होगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर बिंदु बदले जाएंगे, न कि तीर की दिशा। इसका मतलब ये राइट से लेफ्ट वाला सिंबल जो है वो गलत होगा। सही तरीका होगा इसका Q से P की ओर। तो ये हमारे पास सदिश कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखिए Q से स्टार्ट होगा और P पर समाप्त होगा। ये होगा सदिशों को व्यक्त करने का तरीका।